हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मोहनदास करमचंद गांधी की। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, 1869 में। इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, ये इम्पोर्टेंट है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 में। इनके पुत्र कौन थे? हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। ये इम्पोर्टेंट है। इनके 4 पुत्र थे। आइए, इनके 1876 में प्राइमरी स्कूल में अध्ययन किया। कस्तूरबा से सगाई हुई। राजकोट हाई स्कूल से अध्ययन किया। इसी तरह से 1883 में 13 साल की उम्र में कस्तूरबा से विवाह हुआ। 85 में 63 वर्ष की आयु में पिता का निधन हुआ। 1887 मैट्रिक पास कर भावनगर से श्यामलदास कॉलेज में प्रवेश किया, फिर एक सत्र बाद कॉलेज छोड़ दिया। इनके प्रथम पुत्र का जन्म हुआ 1888 में। वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए। इन्होंने वकालत कहाँ पढ़ी थी? इंग्लैंड में। ये इम्पोर्टेंट है। 1891 में वकालत पढ़ाई पूरी कर देश लौट आए। महात्मा गांधी वकालत पढ़कर देश कब आए? लौट कर आए 1891। माता पुतलीबाई का निधन हो गया। मुंबई से राजकोट में वकालत, मुंबई जिसे आज हम मुंबई बोलते, मुंबई तथा राजकोट में वकालत की। 1893 में भारतीय मुस्लिमों द्वारा एक व्यवसाय संघ की मांग पर केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल की राजधानी, कहाँ? दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल की राजधानी पिटोरिया पहुँचे। वहाँ उन्हें सभी प्रकार के रंगभेद का सामना करना पड़ा। रंगभेद के बारे में महात्मा गांधी को जब साउथ अफ्रीका गए तभी वहाँ पर भारतीयों की दयनीय दशा के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। इस रंगभेद को लेकर के महात्मा गांधी ने उसका सामना किया। वहीं रहकर समाज कार्य करने तथा वकालत करने का फैसला नेपाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। नेटाल इंडियन कांग्रेस, ये इम्पोर्टेंट है। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब की? 1894 में। 1896 6 महीने के लिए भारत लौटे और पत्नी तथा 2 पुत्रों को लेकर नटाल चले गए। 1899 ब्रिटिश सेना के लिए बोअर युद्ध में भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की। इस प्रकार से 1901 में सपरिवार स्वदेश रवाना हुए तथा दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों को आश्वासन दिया कि वे जब भी आवश्यकता महसूस करेंगे वापस लौट आएंगे। देश का दौरा किया। देश में वापस आने के बाद देश का दौरा किया। कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया और बम्बई में वकालत का दफ्तर खोला। मुंबई में वकालत का दफ्तर कब खोला? 1901 में। 1902 में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका का पुनः वापस लौटे। 1902 में पुनः 1903 में जोहान्सबर्ग से वकालत कर दफ्तर खोला। इंडियन ओपिनियन की स्थापना कब की है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। 1903 में इंडियन ओपिनियन की स्थापना की। उसके बाद 1904 में इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ किया? महात्मा गांधी ने 1904 में। ये इम्पॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। जुलू विद्रोह के दौरान भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की। ये जुलू विद्रोह कब हुआ था? 1906 में। एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में प्रथम सत्याग्रह अभियान आरंभ किया। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रथम सत्याग्रह अभियान कब प्रारंभ किया? 1906 में। 1906 में प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया। 1907 में ब्लैक एक्ट भारतीयों तथा अन्य एशियाई लोगों के जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह। सिविल
सिविल से प्रभावित होकर लियो टॉलस्टॉय से पत्राचार शुरू किया, जिनके किंगडम ऑफ गॉड इज विदिन यू, किंगडम ऑफ गॉड इज विदिन यू से गांधी काफ़ी प्रभावित थे। सत्याग्रह के लिए प्रथम बार जोहान्सबर्ग में कारावास दंड, आंदोलन जारी रहा और तथा जोहान्सबर्ग के निकट टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। ये टॉलस्टॉय जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना कब की? 1910 में। 1913 में रंगभेद और दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखा। द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया। द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। कब किया था? 1913 में, जिसमें 2000 भारतीय खदान कर्मियों ने न्यू कैलस से नटाल तक की पदयात्रा की। अंततः सरकार को झुकना पड़ा। इसमें गांधी जी सफल हुए। उन्नीस 1914 में जून गांधी समझौते के द्वारा समस्या का समाधान हुआ, जिसके बाद गांधी वापस भारत आए। स्वदेश वापस लौटते समय गांधी ने इंग्लैंड में एक भारतीय अस्पताल इकाई स्थापित की, जिसके लिए वापस जाने पर उन्हें कैसरे हिंद का स्वर्ण पदक दिया गया। 1914 में गांधी को कैसरे हिंद का स्वर्ण पदक दिया गया। कैसरे हिंद का स्वर्ण पदक कब दिया गया? 1914 में। 1914 में कैसरे हिंद का स्वर्ण पदक दिया गया। 1915 21 वर्ष के प्रवास के बाद जनवरी में स्वदेश लौटे। मई में पोषक से सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, जो 1917 में साबरमती नदी के पास स्थापित हुआ। 1916 में फरवरी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन कब किया महात्मा गांधी ने? 1916 में। गांधी जी के स्वदेश में प्रारंभिक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी 1916 में। सत्याग्रह की प्रेरणा गांधी जी ने लियो थोरो के लेख सिविल डिसोबीडियंस, लियो टॉलस्टॉय के किंगडम ऑफ गॉड इज विदिन यू, किंगडम ऑफ गॉड इज विदिन यू में जॉन रस्किन की अनटू दिस लास्ट एंड एमर्सन के विचारों से ली थी। यानी जॉन रस्किन से प्रभावित हुए, लियो टॉलस्टॉय से प्रभावित हुए गांधी जी, और डेविस थोरो की, इनकी बुकों से प्रभावित होकर के गांधी जी ने सत्याग्रह की प्रेरणा ली थी। सत्याग्रह सत्य और अहिंसा पर आधारित था। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ सत्य का पकड़ना था। गांधी जी इस बात से चिंतित थे कि सत्याग्रह को कैसे निष्क्रिय प्रतिरोध से अलग किया जाए, क्योंकि सत्याग्रह एक अलग तकनीक पर आधारित था, जिसमें उपवास, हिजरत, बंदी, हड़ताल प्रमुख थे। उपवास में क्या क्या? 3 चीज़ें: हड़ताल, हिजरत और बंदी। गांधी जी के राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। मोस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सभी एग्जाम के लिए। गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले जी की सलाह पर 1915-16 में 2 वर्ष गांधी जी ने भारत भ्रमण किया। भारत भ्रमण अपने गुरु, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से ही प्रेरणा लेकर के 2 वर्ष तक भारत भ्रमण किया। उसके बाद 1917-18 के बीच 3 प्रारंभिक
आंदोलनों का नेतृत्व किया। 1917 भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण बिहार का नेतृत्व। 1917 में चंपारण की घटना कब हुई? 1917 में। वो चंपारण की घटना नील की खेती से संबंधित है, आप सभी जानते हैं। इसमें जिसको तिनकठिया भी बोलते हैं, तिनकठिया यानी कि 20 बिस्वा में 20 कट्ठा में 3 कट्ठा खेती करना, नील की खेती करना अनिवार्य था। 1918 में खेड़ा में कर नहीं, नो टैक्सेशन आंदोलन चलाया। ये अहमदाबाद में मिल मजदूरों की लड़ाई लड़ी। किसान इससे छुटकारा, नील की खेती से किसान छुटकारा चाहते थे। इसके लिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया। तब गांधी जी ने भारत में पहली सत्याग्रह चंपारण बिहार से शुरू की थी। पहली सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? चंपारण बिहार से। इम्पॉर्टेंट है। सरकार झुकी, जांच के लिए आयोग का गठन हुआ। उस पद्धति में समाप्त कर वसूली का 25% हिस्सा किसानों को वापस दे दिया गया। कितना प्रतिशत हिस्सा? 25% हिस्सा किसानों को वापस दे दिया। गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। महात्मा गांधी को, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि दी। खेड़ा सत्याग्रह 1918 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले से भीषण अकाल पड़ा। नाम से ही खेड़ा सत्याग्रह, तो खेड़ा सत्याग्रह खेड़ा से प्रारंभ हुआ। खेड़ा कहाँ पर है? गुजरात में। इसके बावजूद सरकार ने मालगुजारी प्रक्रिया बंद नहीं की, अपितु 23% और वसूली बढ़ा दी। जबकि राजस्व व्यवस्था के अनुसार यदि फसल का उत्पादन कुल उत्पादन के 1/4 से कम हो तो किसानों का कर्ज माफ़ कर देना चाहिए। इस पर गांधी जी ने घोषणा की, यदि सरकार गरीब किसानों का कर्ज माफ़ कर दे तो सक्षम किसान स्वयं कर दे देंगे। सरकार ने गुप्त रूप से अपने अधिकारियों को कहा कि जो किसान सक्षम हैं उन्हीं से कर लिया जाए। ये गांधी जी की एक बहुत बड़ी जीत थी। तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। उसके बाद मील मजदूर आंदोलन इसके खिलाफ, इसमें मजदूरों के बोनस को लेकर के गांधी ने भूख हड़ताल करने को कहा तथा स्वयं भूख हड़ताल की। इसके लिए महात्मा गांधी स्वयं भूख हड़ताल की पहली भूख हड़ताल थी। यह उनकी पहली भूख हड़ताल थी। इसके फलस्वरूप मिल मालिक समझौते को तैयार हो गए। इस मामले को एक ट्रिब्यूनल को सौंप दिया गया, जिससे मजदूरों का पक्ष लेते हुए 35% बोनस देने का फैसला हुआ। कितने प्रतिशत? 35%। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 से लेकर 1922 तक। उद्देश्य तुर्की में खलीफा के बाद की पुनः स्थापना करने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना। इसका मुख्य उद्देश्य था तुर्की में खलीफा के पद की पुनः स्थापना करने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना। कारण ओटोमन तुर्क साम्राज्य की प्रथम विश्व युद्ध में के कारण मुसलमानों का नाराज होना। सेव की संधि 1920 ईस्वी में तुर्कों के साथ कठोर शर्तों
में कठोर शर्तों ने आग में घी का काम किया। अंग्रेज़ों द्वारा सुल्तान के विरुद्ध उकसाए जाने से अब अरब में विरोध हुआ, जिससे भारत के मुस्लिमों की भावना आहत हुई। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन करने का निश्चय किया, जिसके कारण भारत में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ और 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया और आंदोलन प्रारंभ हो गया। 10 अगस्त 1920 को संपन्न सीवर्स संधि के बाद तुर्की का विभाजन हो गया। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली खिलाफत कमेटी का गठन कर अंग्रेज़ों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था। किसने? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत मूवमेंट प्रारंभ किया था। इस प्रकार से हम आगे देखेंगे कि इस आंदोलन का समर्थन कांग्रेस द्वारा किया गया, क्योंकि महात्मा गांधी के विचार से अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंदू और मुसलमानों के एक होने का यह स्वर्णिम अवसर था। जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की के खलीफा की सभा समाप्त कर दी गई तो 1922 में यह आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया। यानी यह आंदोलन खिलाफत आंदोलन 1922 में समाप्त हो गया। खिलाफत आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन। गांधी जी को रॉयल एक्ट और मैग्निफिसेंट सुधार में बड़ा आघात लगा। मुसलमानों ने भी एक खिलाफत कमेटी का गठन कर खिलाफत आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाने का निश्चय किया। उद्देश्य ब्रिटिश भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्था का बहिष्कार करना और शासन की मशीनरी को बिल्कुल ठप करना। इसका मेन उद्देश्य था असहयोग करना, हर चीज़ में अंग्रेज़ों के साथ सहयोग न करना। तो इसीलिए इसका असहयोग आंदोलन नाम। शुरुआत 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के बाद दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इस निर्णय को स्वीकृति दी गई। जनवरी 1921 में कांग्रेस द्वारा गांधी जी के नेतृत्व में ईमानदार पूर्वक असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। असहयोग आंदोलन के सफल बनाने हेतु किए गए प्रयास। क्या क्या प्रयास किए गए थे? पहला था सरकारी उपाधियां, वैतनिक और अवैतनिक पदों का त्याग। सभी जो भी पद अंग्रेज़ों द्वारा दिए गए थे, उपाधियां दी गई थी, उनका त्याग कर दिया। सरकार उत्सवों और दरबारों में सम्मिलित नहीं। सरकारी उत्सव कोई भी होता था या उनमें उपस्थित नहीं होना। सरकारी एवं अर्ध सरकारी स्कूलों का त्याग। जितने भी सरकारी अंग्रेज़ों द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल सरकारी व अर्ध सरकारी थे, उनका विरोध करना। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत होने वाले चुनावों का बहिष्कार। 1919 में जो चुनाव पद्धति की शुरुआत हुई थी, उसका भी बहिष्कार। सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना। सरकारी अदालतों का बहिष्कार। विदेशी माल का बहिष्कार करना। इस प्रकार से आंदोलन समाप्त हुआ। उसका कारण गांधी जी ने कहा था कि आंदोलन पूरी तरह हिंसक होना चाहिए, किंतु फरवरी 1922 में चोरी चोरा कांड की वजह से इसे स्थगित करना पड़ा। चोरी चोरा कांड गोरखपुर और लखनऊ के बीच यह घटना हुई। चोरी चोरा कांड उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है। 4 फरवरी 1922 भारतीय आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिसमें उसमें छुपे हुए 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। इस घटना में चोरी चोरा कांड के नाम से जाना जाता है। 1919 में रॉलेट बिल पास हुआ, जिसमें भारतीयों के आम अधिकार छीन लिए गए। विरोध में उन्होंने पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह छेड़ा। राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान भी सफल हुआ। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया
यंग इंडिया वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, यंग इंडिया और किस तथा गुजराती साप्ताहिक नवजीवन के संपादक का पद ग्रहण किया। महात्मा गांधी ने साप्ताहिक पद अंग्रेजी में यंग इंडिया और गुजराती में साप्ताहिक नवजीवन, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नवजीवन और यंग इंडिया। 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की अध्यक्ष निर्वाचित हुए। कैसरे हिंद पदक लौटाया। महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद पदक लौटा दिया। द्वितीय राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन का आरंभ किया। 1921 में बम्बई में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। सांप्रदायिक हिंसा के विरुद्ध बम्बई में 5 दिन का उपवास एवं व्यापक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। 1922 में चोरी चोरा की हिंसक घटना के बाद जन आंदोलन स्थगित हो गया। जन आंदोलन स्थगित हो गया। उसी क्रम में उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला और उन्होंने स्वयं को ही दोषी स्वीकार किया। जज ब्रमफील्ड द्वारा 6 वर्ष कारावास का दंड दिया गया। 1923 में दक्षिण अफ्रीका की सत्याग्रह पुस्तक और आत्मकथा में कुछ अंश कारावास के दौरान लिखे। कौन सी सत्याग्रह पुस्तक में कुछ अंश लिखे हैं उस समय की जेल में जब थे महात्मा गांधी। 1924 में सांप्रदायिक एकता के लिए 21 दिन का उपवास रखा। बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। 1924 में बेलगाम कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 1925 में 1 वर्ष के राजनीतिक मौन का निर्णय लिया। 1928 कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। पूर्ण स्वराज का आह्वान किया। पूर्ण स्वराज का आह्वान कब किया? 1928। 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। पूर्ण स्वराज के लिए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन आरंभ हुआ। बच्चों मैं तेज इसलिए चला हूँ, मैक्सिमम कम समय में मैक्सिमम चीज़ें कवर कर ली जाएं। 1930 में ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह। साबरमती में दांडी तक की यात्रा का नेतृत्व सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में 1931 में गांधी इरविन समझौता और द्वितीय गोलमेज परिषद के लिए इंग्लैंड यात्रा। वापसी में महान दार्शनिक रोम रोला से भेंट की। इसी क्रम में साइमन कमीशन 1919 में भारत गठन किया गया। 1919 में अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। विरोध का कारण था उस आयोग में एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए भारतीयों को लगता था कि इसकी रिपोर्ट में पक्षपात होगा और अंग्रेजों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। बहिष्कार का निर्णय इसलिए लिया गया कि कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 में M.A. अंसारी की अध्यक्षता में ये बहिष्कार का निर्णय हुआ। भारत आगमन 3 फरवरी 1928 का साइमन कमीशन मुंबई भारत पहुंचा। साइमन कमीशन के जुड़े कुछ तथ्य। जब लाहौर लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए तो उन्होंने कहा, मेरे ऊपर लाठियों से किया गया एक एक वार अंग्रेज शासन की ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। यह बच्चों कभी कभी पूछा गया है, ये कोटेशन के रूप में किसने कहा है? महात्मा गांधी ने। मेरे ऊपर लाठियों से किया गया एक एक वार अंग्रेज शासन की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। 1928 से 1929 के बीच कमीशन 2 बार भारत आया और मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन पर विचार होना था। साइमन कमीशन की विशेषताएं। प्रांतों में दोहरा शासन समाप्त करके प्रांतों में उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाए। केंद्रीय शासन किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाए। भारत के लिए संघीय शासन की व्यवस्था की जाए। उच्च न्यायालय में भारतीय सरकार के अधीन हो। अल्पसंख्यकों के लिए गवर्नर और गवर्नर जनरल की विशेष शक्तियाँ थी। प्रांतीय विधानसभा मंडलों में सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी जाए। संघ की स्थापना के पहले भारत में एक बेहतर भारतीय परिषद की स्थापना की जाए। वर्मा के ब्रिटिश भारत से अलग किया जाए। अखिल भारतीय संघ के विचारों को न माना जाए। प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात भारत की संवैधानिक प्रगति की जांच हो। समाप्त कर दिया जाए।
और स्वतः विकसित होता रहे, बनाया जाए और स्वतः विकसित होता रहे। इसी क्रम में नेहरू रिपोर्ट 1928। साइमन कमीशन के विरोध में दिल्ली में 12 जनवरी 1928 को एक सर्वदलीय सम्मेलन, जिसमें 29 संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। लॉर्ड बर्कनहेड भारत सचिव ने राजनेतृत्व को एक ऐसा संविधान बनाने की चुनौती जिसे सभी स्वीकार करें। 1927 में मतदान अधिवेशन का यह तथ्य किया गया कि अन्य राजनीतिक दलों को संविधान का मसौदा बनाया जाए। 19 मई 1928 को डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में मुंबई में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। इसमें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसे संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा। नेहरू समिति ने 28 अगस्त 1928 को अब रिपोर्ट सौंपी। इसे लखनऊ में आयोजित सभा में स्वीकार कर लिया गया। नेहरू समिति रिपोर्ट की महत्वपूर्ण सिफारिशें। क्या क्या सिफारिश थी नेहरू समिति की? देश में नए संविधान का स्वतंत्र उपनिवेश पर आधारित होने की मान्यता, विवेक, व्यवसाय तथा धर्म की स्वतंत्र व्यवस्था, भारत में डोमिनियन स्टेट को दर्जा दिया जाए, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त किया जाए, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को अपनाई जाए, भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना, भाषीय आधार पर प्रांतों का गठन, भारत में धर्मनिरपेक्ष राज होगा किंतु अल्पसंख्यकों के धार्मिक और सांस्कृतिक का पूर्ण संरक्षण होगा। इस प्रकार से केंद्र एवं प्रांत में संघीय आधार पर सख्त विभाजन, युवा सार्वभौम मताधिकार की व्यवस्था। इस प्रकार से दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के पूर्ण स्वराज का झंडा फहराया गया। गांधी द्वारा घोषणा हुई कि शैतान ब्रिटिश शासन के समक्ष समर्पण ईश्वर तथा मानव के विरुद्ध अपराध है। गांधी के शब्द, ये गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेज शैतान की तरह के समक्ष समर्पण और ईश्वर तथा मानव के विरुद्ध अपराध है। गांधी के शब्द। इस घोषणा के साथ 26 जनवरी 1930 में पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 19 को इस उपलक्ष्य में गांधी जी ने 12 मार्च 1900 साबरमती आश्रम में 78 अनुयायियों के साथ 24 दिनों की पदयात्रा की। वह 5 अप्रैल को दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल को नमक का कानून तोड़ा और लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा तय की। सुभाष चंद्र बोस ने उनकी तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च व मुसोलिनी के रोम मार्च से की है। इस चीज़ को दांडी मार्च को। धरसना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजिनी नायडू, इमाम साहब मणिलाल गांधी जी के बेटे ने किया। उत्तर पूर्व में इस आंदोलन का नेतृत्व 13 वर्षीय नागा महिला ने किया। जवाहरलाल नेहरू ने इसे रानी की उपाधि दी। इन्हें नागालैंड की जॉन ऑफ आर्क भी कहा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मुख्य रूप से गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया। कारण यंग इंडिया समाचार पत्र में लेख द्वारा ब्रिटिश सरकार से 11 सूत्री अंतिम मांग पत्र, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग शामिल नहीं थी, प्रस्तुत किया गया। गांधी जी द्वारा 41 दिनों तक सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार किया गया। सरकार ने मांगे नहीं मानी, तब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। 6 अप्रैल 1930 को मार्च से हुआ था प्रारंभ। अंतिम पत्र में भारतीयों की 11 सूत्री मांगों की प्रस्तुत। क्या क्या थी 11 सूत्री मांगे? भूमि कर में 50% की कमी की जाए, नमक कर तथा सरकार द्वारा नमक पर एकाधिकार की समाप्ति हो, तटीय संचार पर भारतीयों के लिए आरक्षण, रुपया स्टर्लिंग विनिमय अनुपात में कम करना, देसी कपड़ा उद्योगों को संरक्षण देना, सैनिक खर्च पर 50% की कमी, सिविल प्रशासन 50% खर्च की छूट, मादक द्रव्यों पूर्णतः रोक, सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई, CID में परिवर्तन, आर्म्स एक्ट में परिवर्तन जिससे नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रख सके। इस प्रकार से
इन सब 11 सूत्री हथियार रखना। प्रथम 2 मांगे किसानों की मांगे थी। संख्या 3 से 5 तक बुजुर्ग प्रकृति की मांगे थी, और जबकि अंतिम 6 मांगे भारत के आम जनता द्वारा की गई थी। सविनय उद्देश्य क्या थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के उद्देश्य क्या थे? कुछ ब्रिटिश प्रकार के गैर कानूनी कार्य सामूहिक रूप से करके ब्रिटिश सरकार को झुका देना। ब्रिटिश सरकार प्रभाव क्या था? ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए सख्त कदम उठाए और गांधी जी को समेत अनेक नेताओं को जेल डाल दिया। गांधी इरविन समझौता। ब्रिटिश राजनीतिक कांग्रेस और गांधी जी का साथ चाहते थे। लगातार प्रयासों के बाद सरकार तथा कांग्रेस के बीच समझौता हुआ। इसके परिणामस्वरूप गांधी जी तथा गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा मार्च 1931 में एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इस प्रकार बच्चों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट गांधी जी के बारे में अगले वीडियो में।